दोस्तों, स्वागत है आपका एंशंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में। आज हम बात करेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी की, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और बहुत से लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही लोगों में जोश का संचार हो जाता है, मन गर्व से भर उठता है और शीश श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि वे भारत के महानायक थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से संघर्ष किया, छत्रपति की उपाधि धारण की और प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया था। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया था और इन्होंने जैसी शासन व्यवस्था बना रखी थी वैसी तत्कालीन मुगल साम्राज्य की भी नहीं थी। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी के प्रारंभिक जीवन की। इनका जन्म 1627 में शाहजी भोसले की धर्मपत्नी जीजाबाई के गर्भ से शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था, जो पुणे के पास स्थित है। इनके जन्म के दौरान माता जीजाबाई शिवानेरी देवी या शिवाई देवी की उपासना किया करती थी और एक वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करती थी। इसी कारण इनका नाम शिवाजी रखा गया था। इनका बचपन माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता था। वे धार्मिक स्वभाव की होते हुए भी गुण, स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय कहानियों को सुनाकर और शिक्षा देकर किया था। महाराज शिवाजी के दो गुरु थे। एक उनके स्थानीय संरक्षक गुरु दादाजी कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध विधाओं में निपुण बनाया, पारंगत बनाया और धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उच्च शिक्षा दिलवाई थी उन्हें। दूसरे गुरु आध्यात्मिक थे, परम संत रामदास जी। इनके संपर्क में आने से छत्रपति शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। महाराज शिवाजी की पहली पत्नी थी साईबाई, जिनसे उनका विवाह 1640 में हुआ था। उस समय देश में मुगलों का शासन था। महाराज शिवाजी उस समय के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उनका मानना था कि अपने देश में अपने ही लोगों का शासन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ साथियों का संगठन किया। ये साथी थे मावल प्रदेश के लोग। यहाँ के लोग संघर्ष में जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते थे। शिवाजी महाराज इन सभी लोगों को संगठित किए और इनके प्रदेश से पूरी तरह से परिचित हो गए। मावल युवकों को इकट्ठा करके उन्होंने एक सेना का निर्माण कर लिया, जो गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थी। गोरिल्ला युद्ध छापामार तरीके का युद्ध होता है, जिसमें अचानक से दुश्मनों पर हमला किया जाता है और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता। अपना अभियान खत्म करके ये सेना वापस पहाड़ी ठिकानों में चली जाती थी। मावलों का सहयोग शिवाजी के लिए बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब बात करते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी के राजनीतिक जीवन की। तो महाराज शिवाजी ने प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध किया था। 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता था। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में 1645-47 के बीच पूना के निकट अनेक पहाड़ी किलों पर विजय प्राप्त की, जैसे कि रायगढ़, कोंडना और तोरण। 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। फिर 1656 में इन्होंने शक्तिशाली मराठा प्रमुख चंद्रराव मोरे पर विजय प्राप्त की और जावली पर अपना अधिकार कर लिया, जिसने उन्हें उस क्षेत्र का निर्विवाद स्वामी बना दिया। साथ ही सातारा और कोंकण की जीत का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। इस जीत में महाराज शिवाजी को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद शिवाजी ने तटीय क्षेत्र कोंकण पर भी अभियान किया और उसके उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। तब बीजापुर के सुल्तान ने उनके विरुद्ध अफजल खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को शिवाजी महाराज को पकड़ने भेजा। 1659 की ये बात है। शिवाजी को पकड़ने की, हराने की नाकाम कोशिशों के बाद अफजल खां ने एक योजना बनाई और शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया।
वह धोखे से महाराज शिवाजी को मारना चाहता था। महाराज शिवाजी उसके इरादे को भांप गए और अपने कपड़ों के भीतर कवच पहन कर गए। जैसे ही अफजल खान ने उन पे वार करना चाहा तो छत्रपति शिवाजी ने बाघ नख नामक अस्त्र से उसका वध कर दिया। इस घटना से वहां के स्थानीय लोग बहुत प्रभावित हुए और शिवाजी महाराज की वीरता के कायल हो गए। अब सभी मराठे लोग उनका सहयोग करना चाहते थे और धीरे धीरे उनकी सेना और भी बड़ी होने लगी। उस समय औरंगजेब का शासन था। जब ये बात उसे पता चली तो उसने बीजापुर के सुल्तान से बात की। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित था, अतः उसने अपने संबंधी शाइस्ता खां को शिवाजी से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी। शाइस्ता खां दक्षिणी सूबे का सूबेदार था। वह अपने पूरे दमखम के साथ शिवाजी को हराने पहुंचा। उसने पूर्णा पर अपना अधिकार जमाया, चाकण के किलों पर कब्जा कर लिया और 2 साल के भीतर ही उसने कल्याण सहित संपूर्ण उत्तरी कोंकण पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। महाराज शिवाजी के हाथ से एक एक करके किले निकलते जा रहे थे। कारण था कि मुगल सेना बहुत ही प्रशिक्षित थी और साथ ही काफी विशाल भी थी। तब शिवाजी ने फिर से अदम्य साहस का परिचय दिया। एक बार फिर से 1663 में उन्होंने आधी रात के समय शाइस्ता खां के शिविर पर अपने साथियों के साथ आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से मुगल सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और कहा जाता है कि शाइस्ता खां भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। इस घटना से औरंगजेब बहुत नाराज हुआ क्योंकि महाराज शिवाजी ने वापस उन किलों को अपने अधिकार में ले लिया जो शाइस्ता खां ने लिए थे। इसके बाद 1664 की बात है जब शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा। सूरत उस समय मुगलों के अधिकार में था और बहुत ही समृद्ध बंदरगाह था। तो सूरत पर अभियान कर महाराज शिवाजी ने लगभग 1 करोड़ की संपत्ति प्राप्त की। ये बात मुगलों को हजम नहीं हुई। तब शिवाजी को कुचलने के लिए औरंगजेब ने कछवाहा राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह औरंगजेब के मनसबदार थे, तो तकरीबन 10 लाख सेना और स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करके औरंगजेब ने उन्हें शिवाजी महाराज का दमन करने भेजा। जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि की और साथ ही आसपास के सभी राज्यों से मित्रता कर ली ताकि महाराज शिवाजी अकेले पड़ जाएं। राजा जय सिंह ने 1665 में पुरंदर के किले को घेर लिया। बहुत दिनों तक उन्होंने किले के चारों ओर घेरा डाले रखा। किले के अंदर शिवाजी महाराज का परिवार भी था। तो जब शिवाजी किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो उन्होंने जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी को जीते हुए 35 किलों में से अपने 23 किले, जिनकी वार्षिक आमदनी लगभग 4 लाख हुण थी, मुगलों को देने पड़े। हुण या पण उस समय मुद्रा की एक इकाई हुआ करती थी। इसके अलावा अपने पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में मनसबदारी पर उन्हें भेजना पड़ा। इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी महाराज को उनकी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन देकर आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए मना लिया। वे मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों को साथ लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे राजा ही नहीं हैं और उन्हें 5000 मनसबदार की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। ये अपमान शिवाजी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने उन्हें जयपुर महल में कैद कर लिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो शिवाजी को कैद में नहीं रख सका। कहा जाता है कि फल या मिठाइयों की टोकरी में छिपकर वे जयपुर महल से फरार हो गए थे, संभवतः अगस्त सितंबर में। वहां से निकलकर शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंचे। अब 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार फिर से लूटा और पुरंदर की संधि को तोड़ते हुए 1674 तक मुगलों को दिए गए सारे किले फिर से वापस ले लिए।
इस प्रकार अब शिवाजी की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इतने सारे किलों पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे, पर अभी तक उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। तो 6 जून 1674 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक राजगढ़ के किले में करवाया। ये राज्याभिषेक समारोह भी काफी चर्चित रहा। अपने राज्याभिषेक के लिए उन्होंने बनारस के प्रकांड पंडित गंग भट्ट जी को बुलवाया था। एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया था और बड़ी ही धूमधाम से यह समारोह संपन्न हुआ, पर समारोह के 12 दिनों के बाद ही माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। राज्याभिषेक के बाद इन्होंने नवनिर्मित हिंदवी स्वराज के शासक के रूप में हैंदव धर्मोद्धारक अर्थात हिंदू आस्था का संरक्षक की उपाधि धारण की थी। इसके बाद महाराज शिवाजी ने 1677 में कर्नाटक पर अभियान किया था और जिंजी के किले को जीता था। राज्यारोहण के पश्चात शिवाजी की ये प्रमुख उपलब्धि थी, कर्नाटक क्षेत्र पर उनकी विजय। ये विजय उन्होंने बीजापुर के शासक कुतुब शाह के साथ मिलकर प्राप्त की थी। कुतुब शाह ने शिवाजी के साथ संधि कर ली थी और युद्ध में सैन्य सहायता देने की स्वीकृति भी दे दी थी। कर्नाटक पर विजय शिवाजी की अंतिम जीत थी। इसके बाद शिवाजी अस्वस्थ रहने लगे थे और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराज शिवाजी एक साहसी सैनिक, दूरदर्शी इंसान व सहिष्णु देशभक्त थे। वे एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को भी पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए उन्होंने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की ही तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों तथा शिक्षा पर बल दिया जाता था। वह अपने अभियानों का आरंभ भी अक्सर दशहरा के अवसर पर किया करते थे। वे एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगह पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय कूटनीति से काम लिया था। अब बात करते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था की। तो केंद्र में तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित थी। केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। कारण था कि शिवाजी अपने प्रधानमंत्री स्वयं हुआ करते थे और प्रशासन की बागडोर अपने ही हाथों में रखते थे। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य किया करते थे। वे ना तो आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे और ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य सिर्फ सलाह देना था, शिवाजी के निर्देशों का पालन करना और सभी विभागों की अच्छे से निगरानी रखना था। अब बात करते हैं 8 मंत्रियों की कि वे कौन कौन थे। तो सबसे पहले पेशवा, जो कि सबसे प्रमुख मंत्री होते थे। इनका कार्य लोकहित का ध्यान रखना होता था। दूसरे थे पंत अमात्य, जो अर्थ मंत्री होते थे। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। तीसरे थे सुमंत, जो कि विदेश मंत्री होते थे, जो विदेशी मामलों की देखरेख किया करते थे। चौथे थे चिटनिस। चिटनिस पत्राचार विभाग से संबंधित थे। सेनापति या सरे नौबत, तो सेनापति या सरे नौबत का पद भी बहुत सम्मानजनक होता था। सेना के ये प्रधान होते थे। न्यायाधीश, इनका कार्य न्याय करना होता था, पर अंतिम निर्णय शिवाजी महाराज स्वयं करते थे। पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाते थे। वाक्यान्विस, वाक्यान्विस ये अंतिम 8वें मंत्री थे, जो कि गुप्तचर विभाग था। विभिन्न स्थानों से सूचना लाकर देना इनका कार्य था। शिवाजी महाराज पंडित राव के काम में कभी दखल नहीं देते थे। अब बात करते हैं शिवाजी की सेना की। तो उन्होंने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी, जिसे पगा कहते थे, और इसमें लगभग 30,000 से 40,000 घुड़सवार होते थे। 1 लाख के करीब पैदल सेना और 1260 हाथी थे। उनके तोपखाने के संबंध में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु कई सैन्य अभियानों में तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था। घुड़सवार सेना 2 तरह की थी, एक बारगीर और एक सिलहदार। बारगीर
जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व शस्त्र दिए जाते थे, और सिल्लदार जिन्हें घोड़े की व्यवस्था आप ही करनी पड़ती थी। शिवाजी इन घुड़सवारों को नगद वेतन देते थे और कभी कभी जागीर भी दे दिया करते थे। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। वह सरे नौबत, जिसे सेनापति कहते थे, उनके अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिश्ती दिया जाता था। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन की। तो इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक ठोस कदम उठाए। इस क्षेत्र की व्यवस्था पहले बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान, मुगल और स्वयं मराठा सरदार भी अतिरिक्त उत्पादन को एक साथ ही लेते थे। मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था में शिवाजी को एक आदर्श व्यवस्था दिखाई दी, किंतु उन्होंने इसका अक्षरशः अनुकरण नहीं किया था। शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था और एक नया राजस्व निर्धारित हुआ। कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में लिया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। किसानों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था। अकाल या फसल खराब होने की आपात स्थिति में उदारता से सहायता दी जाती थी। नए इलाके बसाने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। शिवाजी द्वारा भूमि एवं उपज के सर्वेक्षण और बिचौलियों की स्वतंत्र गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था, पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बार बार किए जाने वाले भू हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, पर पूर्ण रूप से यह संभव नहीं हो पाया था। इस नई व्यवस्था से किसान बहुत खुश थे। शिवाजी के शासनकाल में राज्य की आय के 2 स्रोत थे, एक सरदेशमुखी कर, दूसरा चौथ कर। चौथ कर में भू राजस्व का 1/4 हिस्सा लिया जाता था तथा सरदेशमुखी कर में भू राजस्व का 1/10 भाग लिया जाता था। शिवाजी के अधीन क्षेत्रों में जहां उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहां से वे सरदेशमुखी कर 1/10 लिया करते थे, क्योंकि वे लोगों के हितों की रक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे। चौथ कर के संबंध में इतिहासकारों में मत विभिन्नता है। जो क्षेत्र शिवाजी के प्रशासन के बाहर के क्षेत्र थे, जिन पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, वहां से वे चौथ कर 1/4 लेते थे। और ऐसा था कि चौथ कर लेने पे वे उन राज्यों पर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथ कर नहीं देने पर शिवाजी उन क्षेत्रों पर अभियान करके उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेते थे। अब बात करते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों की। इनके 2 पुत्र क्रमशः राजा बने थे। बड़े पुत्र संभाजी थे और छोटे राजा राम थे। राजा राम संभाजी की तुलना में ज्यादा योग्य थे, लेकिन उस समय ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाने का प्रचलन था, इसलिए संभाजी राजा बने और 1680 से 1689 तक राजा बने रहे। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया और कवि कलश नाम के व्यक्ति को अपने सबसे बड़े अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और उसके सलाह के साथ अपना शासन चलाने लगे। औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर, जिसे संभाजी ने शरण दी थी। इस बात से नाराज होकर औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी थी 1689 में। और संभाजी के पुत्र थे साहू जी, जो उस समय 7 वर्ष के थे। तो औरंगजेब ने रायगढ़ पर हमला किया और संभाजी के पुत्र और उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाकर नजरबंद कर दिया। इसके बाद छोटे पुत्र राजा राम को राजा बनाया गया। 1689 से 1700 ईस्वी तक ये राजा बने रहे। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ से सातारा स्थानांतरित कर ली, क्योंकि औरंगजेब की नज़र मराठा साम्राज्य पर थी। राजा राम सातारा से अपना शासन चलाते हैं, पर मुगलों की वजह से बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाते हैं। राजा राम की मृत्यु 1700 में हो जाती है।
इसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के तौर पर शासन चलाने लगती हैं। इधर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह फर्स्ट ने साहू जी को आजाद कर दिया। अब खेड़ा नामक स्थान पर शाहू जी और ताराबाई की सेना के बीच युद्ध होता है उत्तराधिकार को लेकर। साहू जी विजयी होते हैं और सत्ता उनके हाथ से चली जाती है सत्ता उनके हाथ में चली जाती है। साहू जी 1707 से 1749 तक राजा बने रहते हैं। इस उत्तराधिकार की लड़ाई में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उनका बहुत साथ दिया था। तो बालाजी विश्वनाथ के सहायता से मराठा साम्राज्य को साहू जी ने फिर से संगठित किया था और उन्हीं बालाजी विश्वनाथ के समय से ही पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। इन्हीं के पुत्र थे बाजीराव प्रथम और फिर मराठा साम्राज्य बाद में अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है और राजा का पद समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज की कहानी। धन्यवाद।